नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी अनावश्यक रूप से सभी को परेशान कर रही है। केजरीवाल ने आगे कहा, इस तरह से देश प्रगति नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उपराज्यपाल, सीबीआई और भाजपा ने कथित शराब घोटाले की अलग अलग रकम बताई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शराब घोटाला क्या है। बता दें कि उनकी टिप्पणी ईडी द्वारा देश भर में दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की धन शोधन की जांच के तौर पर लगभग 40 जगहों पर छापे मारने के बाद आई है। हालांकि बीजेपी के नेता भी उनके इस बयान पर पलटवार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिवाय ड्रामेबाजी के कुछ नहीं कर रही। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। कोई गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन जबरदस्ती सबके ऊपर सीबीआई ईडी, इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ना। ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा। आप स्कूलों की बात करो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखते हो, हमारी 95% प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉजिटिव चीजों के ऊपर होती है। कि अभी मैं जा रहा हूं एक स्कूल के बच्चों को, हमारे 1100 के करीब बच्चे जो है वो नीट और जेई के पेपर उन्होंने क्लियर किए हैं। बहुत बड़ी बात है। स्कूलों के सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है इंजीनियरिंग के, मेडिकल के पेपर पास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे अच्छा काम करो ना, पॉजिटिव काम करो। जबरदस्ती सबको दुखी कर रखा है इन्होंने। बिल्कुल ठीक किया है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आप पार्टी सारे देश में तमाशे करती है। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि हम बिकने के लिए तैयार हैं, हमारे से कोई संपर्क कर ले, क्योंकि कोई बात तो हुई नहीं। कैसे ये इन्होंने अपने आप जाकर मेमोरेंडम दे दिया और बता दिया। जहां बताएं कि किसी ने इनको कहा था कि तुम आगे बीजेपी में। ये तमाशा करती है। ये इनको तो अपनी कोई तमाशा कंपनी बना लेनी चाहिए और वो काम करेंगे। राजनीति इनके बस का काम नहीं है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल वाजपेयी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। आपका स्वागत है तीनों मेहमानों का। मैं सीधा कपिल जी आप ही के पास आऊंगा। सबसे पहले बड़ा आरोप लगा रहे हैं बार बार बीजेपी पर कि केंद्र के जरिए ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। कोई पुख्ता प्रमाण भी है कि सिर्फ आरोप हैं? आपने एक विषय चर्चा के दौरान उठाया है। पूर्व से लेकर अब तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था सीबीआई के लिए तोता जैसा शब्द कहा था, पिंजड़े का तोता। इस गवर्नमेंट में आपने अभी एक बात कही कि आरोप कोरे हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक, गोवा के विधायकों का पार्टी का चेंज करना, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसी क्रम में हमारे एक महामहिम पहले कश्मीर के थे, अब मेघालय के हैं, आदरणीय सतपाल मलिक जी। सतपाल मलिक जी ने कहा कि कश्मीर में 2 फाइलें उनके पास थी, उस पर सिग्नेचर कराने के लिए 150 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्हें मिलनी थी। उन्होंने ऐसी बोगस फाइलों पे साइन करने से मना कर दिया। आखिरकार फाइलें किसकी थी, उन पे दबाव कौन डाल रहा था पीएमओ से, ये जांच का विषय है। इस पे ईडी बोलना बंद कर देती है, वो बोलना बंद कर देती है। सीबीआई जांच नहीं होती है कि ड्रग्स एक पोर्ट पे पकड़ी जाती है, अडानी जी के पोर्ट पे पकड़ी जाती है। ऐसे विषयों पर सीबीआई बोलती नहीं। ये डराने धमकाने के अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इस बात को बारंबार कहा है
ये लोग केवल डराने और डराने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर ये सीबीआई ईडी का प्रयोग बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं तो जो सम्मन पिछले 5 साल में और लोगों के लिए हुए, जो भाजपा से संबंधित लोगों के लिए हुए या अन्य ऐसे लोगों के लिए हुए जो भाजपा में बाद में शामिल हो गए, उनके सम्मन्स का क्या हुआ, उसकी कार्रवाई पे क्या कार्रवाई। ये सारी चीजें देश में डरा के धमका के लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता है। लोकतंत्र तानाशाही की बेड़ियों में बांध के लोकतंत्र कोई चलाना चाहेगा तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र बड़ा ताकतवर है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमारा संविधान बना के दिया है वो बहुत ताकतवर संविधान है और वो निश्चित ही इस प्रकार के कॉकस को तोड़ने में सक्षम है। थोड़ा समय लगता है लेकिन बिल्कुल सही दिशा में काम होगा। जी ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत जी, सीधा आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या वाकई में आपको लगता है बतौर पत्रकार कि ऐसा कुछ हो रहा होगा? नमस्कार आशीष जी। जी। कि देश में एजेंसियां आजादी के समय से काम कर रही हैं, आज भी वही एजेंसियां काम कर रही हैं। आजादी के बाद भी उन पे आरोप लगते थे। 80 के दशक में जब इंदिरा जी का कार्यकाल अपने पीक पे था, अपने शबाब पे था जी, उस समय भी आरोप लगते थे। 90 के दशक में भी आरोप लगते थे और अभी भी लगाए जा रहे हैं जी। तो भारत में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के पद तक पे भी स्वयं केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी किस तरह के आरोप और लांछन लगाए जाते हैं जी। इसलिए आरोपों के आधार पर यह कह देना कि एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं या एजेंसियों का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है और वो दुरुपयोग सिर्फ 2014 के बाद ही हो रहा है, ये उचित नहीं होगा। ठीक है। स्वयं देखिए वाजपेयी जी ने जो कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई केस्ड पैरट की तरह काम कर रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है, ये 2012 की बात है, 2013 की बात है, जिस समय आंदोलन हुआ था और उसी आंदोलन से इनकी पार्टी का जन्म हुआ था। ठीक है। अन्न आंदोलन से। तो जो लोग आरोप लगा रहे, जिन पे सबसे अधिक कार्रवाइयां हो रही हैं, कांग्रेस शासित सरकारों के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनके सबसे अधिक आरोप हैं। आपने देखा ईडी के खिलाफ किस तरह के प्रदर्शन, जब वो जांच करने की बात कर रही थी ईडी, तो किस तरह के प्रदर्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पक्ष में किए कांग्रेस ने नेशनली। और फिर हमें लगता है कि शायद उसी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब उन्होंने राष्ट्रीय एकता यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा करके, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उन्होंने प्रारंभ किया है। नहीं तो बड़े सवाल उठे थे आशीष जी, आपको याद होगा कि जिस तरह से ईडी के मामले में राहुल और सोनिया गांधी को बचाने के लिए या ईडी की जांच के खिलाफ वो आंदोलन खड़े किए गए थे, पूरे देश में गिरफ्तारियां देने के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद, ईडी और सीबीआई के दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन। इसके पहले आपने ममता दीदी को देखा था कि किस तरह से सीबीआई के रेड पे सीबीआई के अधिकारियों को ही गिरफ्तार करा लिया, बिल्कुल, और अपने पुलिस कमिश्नर के साथ जाके खड़ी हो गई थी, सीबीआई के दफ्तर पर धरना देने लगी थी। तो इस तरह से देखिए एजेंसियों का माहौल अगर बनाया जाए, और अब तो हालात ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी के कई लोग, बड़े नेता, कोर्ट्स पे भी इशारों में ये बता रहे हैं कि कोर्ट्स भी जो है बिक गए हैं और उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है कोर्ट्स के माध्यम से। तो इस तरह की बातें। अच्छा, दूसरा एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देखिए चर्चा में आगे भी और विषय आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ही थी जो मुख्य रूप से इस बात को उठाई थी कि ईवीएम मशीनों में तमाम धोखाधड़ी हो रहा है और कोई भी बटन दबाइए तो कमल के फूल पे लगता है। तो अगर ऐसा था तो क्या कपिल जी बताएंगे कि सारे वोट जब कमल के फूल पे पड़ रहे थे तो एक बार वो 70 में कांग्रेस ये दिल्ली में 67 सीटें और इस बार 62 सीटें, सारे मतलब उनका निशान क्या कमल का निशान है। और उसके बाद अभी पंजाब के चुनाव में जिस तरह से उनको 90+ सीटें मिली हैं, ये कमल पे जाने से मिल गई हैं। और आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि ये सभी लोग जो आरोप लगा रहे हैं प्रूव करें,
इस पर सुनवाई हुई बाकायदे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे ढाक के 3 पास, किसी ने कोई प्रूफ नहीं कर पाए। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि ये गलत आरोप है, हमने पूरी जांच करके सारी व्यवस्था करके कर रहे हैं, और उसके बाद से उस आरोप से खत्म। तो जो एक नया टेंडेंसी है आप पार्टी का, जो उनकी राजनीति का स्टाइल है, 2 बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि आरोप लगाओ और गोल पोस्ट चेंज कर दो। फिर एक आरोप लगाया, उस पर कोई जवाब आने लगा तो दूसरी जगह चले जाओ। लोगों ने कहा कि जो आबकारी नीति थी गलत थी, अगर नहीं गलत थी तो आपने वापस क्यों लिया? बाकी सब तर्क तो एक तरफ, आपने क्यों वापस लिया? इसका क्या जवाब है आपके पास? और अगर सही था तो आप टिके रहते, उस पर अड़े रहते कि देश का, समाज का इतना हित तो कर रहा हूं मैं, हम इसको क्यों वापस लेंगे? और जब उससे बात होने लगी तो मनीष सिसोदिया के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख होने लगा। और कितने तरह के आरोप इस पार्टी ने लगाए थे, आपको याद होगा 2000 जब से उनका निर्माण हुआ है, बड़े बड़े पोथे लेकर करके और तमाम आरोप तमाम पार्टियों पे। और आपने देखा गडकरी जी से लेकर के जेटली जी से लेकर सबसे माफी मांगा गया। क्या तर्क दिया गया कि हम माफी इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे राजकाज के काम में कोई दिक्कतें ना है। आपको समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे एक व्यक्ति को इस तरह से एक बार आरोप लगाए और कहे कि सारे कागजात, सारे सबूत हम कभी भी साबित कर सकते हैं, और उसके बाद पब्लिक में माफी मांगे खड़े होकर कोर्ट में, और कहे जो तर्क दिया उन्होंने वो तर्क क्या जनता को स्वीकार होगा कभी आशीष जी? बिल्कुल। और वही अगर उसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो जनरलाइज कर दिया जाए, तो आज फिर जनता अगर देखेगी तो जनता के मन में अब आप पार्टी के आरोपों को लेकर विश्वसनीयता बहुत निचले स्तर पे है, क्योंकि फिर वो आरोप लगा रहे हैं और सही कहते हैं विपक्ष के लोग, उनके जो विपक्ष में है भाजपा कांग्रेस, कल को फिर माफी मांग लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं जी हमारे पास तथ्य नहीं थे या हम समय बचाना चाहते हैं जी। ठीक है डॉक्टर इंदु कांत जी, बड़े सवाल खड़े किए हैं आपने कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी, और इसका जवाब मैं कपिल जी से लूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं ओपनिंग कमेंट क्योंकि खेमचंद जी से ले लूं। खेमचंद जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जो चर्चा की शुरुआत है उसमें ये निकल कर भी आया जो कपिल जी ने कहा है कि पिछले 5 साल में ईडी सीबीआई ने जिन नेताओं को सम्मान दिया था और वो लोग अब जो है बीजेपी में शामिल हो गए, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा? देखिए, चोर शोर मचा रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, गुंडाई भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। आप ये बताएं, आम आदमी पार्टी के नेता जो मार्ग में कहते थे कि सामाजिक जीवन से, पब्लिक लाइफ से नेताओं को हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, और वो बड़े बड़े आरोप उन्होंने बड़े बड़े नेताओं पर लगाए। कई नेताओं की तो उन्होंने राजनीति खत्म कर दी आरोप लगा लगा के, और कई नेताओं से उन्होंने माफी मांगी, कोर्ट में माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी, साक्षात माफी मांगी कि हमने गलत तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए। जो भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट नेताओं से उन्होंने माफी मांगनी पड़ी। और आज जब सबके सामने उनकी चोरी पकड़ी गई है, एक मंत्री उनके महीनों से जेल में है, बार बार उनकी जो जमानत है वो जब्त हो जाती है, जमानत उनकी खारिज हो जाती है, जमानत नहीं मिलती, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भूल गया हूँ, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। ऐसा व्यक्ति अभी भी मंत्री बना हुआ है, उसको अभी भी वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरा मंत्री जो दिल्ली में शराब का मंत्री भी है, शिक्षा का भी मंत्री है, जो शिक्षा पे कम शराब पे ज्यादा ध्यान देता है, और हजारों करोड़ की उन्होंने शराब में कमाई की है। अभी 2 आरोपी जो सीबीआई की चार्जशीट थी उसमें 2 आरोपी जिनके नाम है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में बताया किस तरीके से 12 में से 6% पैसा केजरीवाल जी के पास जाता था, मनीष सिसोदिया जी के पास जाता था। कैसे जो L1 वेंडर हैं उसमें से आम लोगों को हटाने के लिए और अपने लोगों को लाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। किस तरीके से एडवांस में पैसे लिए गए, फिर उसको ब्लैक को व्हाइट किया गया, व्हाइट को ब्लैक करने के लिए मजबूर किया गया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। और शिक्षा का हालत ये है कि हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, इनको नोटिस भेजना पड़ा कि आप टेम्परेरी स्कूल चला रहे हो, 2-2 घंटे के लिए अल्टरनेटिव डे में स्कूल चला रहे हो दिल्ली जैसी राजधानी में। मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ स्कूलों के। SKV खजूरी में है, SBB खजूरी है, GGSSS सोनिया विहार में है, GVSSS सोनिया विहार में दूसरा है। ये सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 2 घंटे स्कूल लगता है, वो भी अल्टरनेटिव डे पे। क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, जी आपने डॉक्टर इंदु कांत जी की भी बात सुनी और
खेमचंद जी ने भी जो कहा सुना होगा, जवाब दे दीजिए। सिर्फ आरोपों पर चर्चा उचित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरोपों पर चर्चा उचित नहीं है। भाजपा तय नहीं करेगी कि ईडी और सीबीआई किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। ईडी और सीबीआई केवल विपक्षियों पे कार्रवाई करेगी, भारतीय जनता पार्टी पे। भाई व्यापम पर आप कार्रवाई करने में क्यों भूल जाते हैं? येदियुरप्पा जी पे कार्रवाई करना क्यों भूल जाते हैं? राम मंदिर के चंदे से जो जमीनें खरीदी गई, उस चंदाखोरी में प्लस माइनस रातों रात वो जमीनें कैसे दुगनी चौगुनी हो जाती हैं? कोरोना काल में जो सामान खरीदा गया उसके लिए एसआईटी बनाते हैं, ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाते? जल जीवन मिशन के घोटाले के लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाते? और तो और महामहिम राज्यपाल एक बात को जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि पीएमओ से फोन आया, मैंने ऐसे करा, मैंने 150 की 2 फाइलों पे सिग्नेचर नहीं करे। वो कौन सी 2 फाइलें थी, उनका अब क्या हुआ? क्या अब वो पास हो गई? उन पे जांच क्यों नहीं होती है? ये कहना आसान है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने आरोप लगाए, भाई आपके आरोप, आप कुछ और, सुबह आपका एक सांसद, माननीय सांसद कुछ और आरोप लगाते हैं, शाम को कुछ और लगाते हैं। अभी आपने या हमारी बसेस खरीदी थी, उनपे आरोप लगा 35,000 करोड़, 3500 करोड़, नहीं 5 करोड़। अरे कितने का पहले कंफर्म तो कर लो। वो कोई कंफ्यूजन, अभी ये कह रहे थे कि स्कूल नहीं बनवाए, स्कूल चलते नहीं है दिल्ली में, स्कूल नहीं चलते। जवाब देने की बजाय दिल्ली में हो रहे करप्शन पे जवाब देने की बजाय इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। तो आप गुजरात का स्कूल क्या डीटीसी खाते में चल रही है? क्या डीटीसी के पास 15,000 बस है? तो डीटीसी जो 100% जो अपना जिंदगी जी चुकी है, 99% वो बस सड़क पर चल रही है, क्यों चल रही है? क्यों आपने 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस अभी तक नहीं खरीदी? राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरी करते हुए पकड़े गए थे ना। भारतीय जनता पार्टी अपनी भाषण देने के लिए बुलाया गया एक तरफा, वो सारी बातें भी बोली जाएंगी। बंगारू लक्ष्मण जी अच्छे से याद होंगे आपको ना, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। आपके यहाँ कल्चर हो सकता है दूसरे के ऊपर जबरदस्ती काले पोतना। भाई पिछले कार्यकाल में आपने खूब हल्ला मचाया कि स्वतंत्र जैन साहब के ऊपर, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर क्लीन चिट देकर सीबीआई ने अब जबरदस्ती पकड़े बैठे हुए। आज भी चार्जशीट 5 महीने में, 4 महीने में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। ठीक है, अरे क्यों नहीं करते हैं? मैं तो कह रहा हूं आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको दाखिल कीजिए ना। अभी इंद्रकांत जी भी कह रहे थे कि आपको वोट मिल गए। अरे सर, जहां गलत होगा वहां बोला तो जाएगा। आप ये कहो कि कोई भी लोकतंत्र में उनके खिलाफ ना बोले, ऐसा संभव नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात को बोलने का अधिकार है। तो ये भी कह रहे थे, जब देख आम आदमी पार्टी को लेकर ही कह रहे थे कि सिर्फ आरोप जो हैं वो लगा देने से कोई भी जो चीज है वो सिद्ध नहीं हो जाती। आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। थोड़ी ना लगेंगे। आबकारी नीति भी वापस ली गई है, वो तो ये भी कह रहे थे जी। जो घोटाले हुए हैं सिर्फ आबकारी नीति नहीं जी, स्कूलों में घोटाला किया है, डीटीसी में घोटाला किया है, चारों घोटाला किया है, हजारों घोटाला किया है। ये सिर्फ प्रचार में मस्त है। चलिए ठीक है, एक एक करके ऐसे काम नहीं कर सकते। एक एक करके खेमचंद जी और कपिल जी एक एक करके, क्योंकि हमें चर्चा को आगे भी बढ़ाना है और दर्शकों को पूरी स्थिति स्पष्ट रहे। घर पे छापा मारा ईडी। मैं कपिल जी लौटूंगा आपके पास, एक बार मुझे डॉक्टर इंदु कांजी पे जाना है। डॉक्टर साहब, आज जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार ईडी सीबीआई का जिक्र किया और कहा कि ईडी सीबीआई से देश को डराया जा रहा है, सबके ऊपर ईडी और सीबीआई को लगा दिया गया है, जबरदस्ती दुखी किया जा रहा है, क्या मायने क्या समझते हैं आप जो केजरीवाल साहब बार बार ये जिक्र कर रहे हैं? इसके पीछे वो जो मायने हैं वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आशीष जी कि मैं इस बात को बहुत ही अपने चिंतन में कई बार लाता हूं और अपने कई मित्रों से भी, जो वरिष्ठ हमारे सहयोगियों से चर्चा होती है कि भारतीय राजनीति में ये जो एक नया तरीका अपनाया है आपने, ये बड़ा ही मतलब अद्भुत है। अद्भुत क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, लोकपाल के आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ। बिल्कुल। और लोकपाल की स्थापना की बात पूरे देश में और कहा था अपने वादों में, अपनी चीजों में आपने कि हम तो पार्टी के अंदर भी लोकपाल लाएंगे। ठीक है।
और आपको याद होगा कि इन्होंने जैसे ही पार्टी बनाई तो अपने यहाँ अंदरूनी लोकपाल एडमिरल एल रामदास को रखा था। और जैसे ही पार्टी की पहली बड़ी कार्यकारिणी हुई जिसमें यह तय किया जाना था कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी जी, तो एडमिरल रामदास की सलाह को नहीं माना गया और उन्हें हटा दिया गया। लोकपाल अगर ऐसे हटाया जाएगा किसी संस्था में जिसके लड़ाई से इस पार्टी का जन्म हुआ तो उस लोकपाल का मखौल नहीं तो क्या है। और तो और आप ये देखिए कि प्रशांत भूषण ने क्या गलती की थी। जिन लोगों ने भी सवाल उठाए, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे अभी वाजपेयी जी, आप इनर पार्टी डेमोक्रेसी की स्थिति आप देखिए आपकी, कि जिस पार्टी में आप देखिए हमारे मित्र आशुतोष जी आए थे, इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे, आप जिस पार्टी में योगेंद्र यादव जी आए थे, जिस पार्टी में प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, जिसने भी थोड़ी भी बात सवाल उठाने की कही, लोकतंत्र क्या होता है, चर्चा, परिचर्चा, मंथन, उसको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। हम तो कहेंगे कई लोगों तो लात मार के बाहर निकाल दिया गया। तो क्या यही डेमोक्रेसी है? तो जो एक विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि ये तो पार्टी जो कहती थी कि हम लोकतंत्र में या देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में नए मूल्य लाएंगे, नई चीज लाएंगे। मैं तो कई बार चर्चा में कहता हूँ, पहली बार ओथ टेकिंग में जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में ये गाना गाया था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, तो कितने लोगों के मन में, कितने लोगों के रोए खड़े हो गए थे। मैं भी उसमें शामिल था। ठीक है। लेकिन बहुत निराशा हुई और आंखों से आंसू आ गए थे कि ऐसा नया नेतृत्व, ऐसी नई पार्टी, ऐसे नए सिद्धांत के लोग देश की राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने कहा हम गाड़ियां नहीं लेंगे, क्या कायम रहे? इन्होंने कहा हम बंगले नहीं लेंगे, क्या कायम रहे? क्या इन्होंने कहा हम नई तरह की राजनीति लेके आएंगे? क्या इन्होंने अमानुल्लाह खां और बाकी तरह के ऐसे एलिमेंट्स को आगे नहीं बढ़ाया जो तमाम तरह के दंगों में, तमाम तरह के धार्मिक राजनीति में हिस्सा लेते हैं, उनको आगे कर दिया जाता है? मतलब देश के हित की बात, और जो पार्टी की लाइन पे लोग कहते हैं कि भाई हम अलग तरह की राजनीति करेंगे। मैंने एक भाषण सुना अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने अपने भाषण में कहा, आप देख लो आम जनता, हमें बहुत सरप्राइजिंग हमको हमारे लिए रहा। देखिए, एक अनपढ़ गंवार राजनीतिक अगर ऐसे गांव में बात करे तो समझ में आता है। वो स्वयं IRS ऑफिसर हैं, IIT के पास आउट हैं। उन्होंने एक अपने भाषण में कहा पब्लिक मीटिंग में कि देखो भाइयों, आप देख लो आपके बैंक में जो पैसा है कल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निकाल लो अपने पैसे। समझते नहीं इस बात को अरविंद केजरीवाल जी। अगर उनको जननेता मान करके इतने बड़े आंदोलन से आए हैं, अगर पब्लिक बैंकों से अपना पैसा निकालने लगे तो इस देश के सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक बैंकरप्ट हो जाएंगे रातों रात। बैंकिंग सिस्टम तो पूरा फेक पे चलता है। और इस तरह का एक सीनियर ऑफिसर जो रहा है और सीएम के पद पर बैठ करके, मैंने उनका ये भाषण सुना देश के एक बड़े राज्य में, उसकी राजधानी में और जनसभा में। ये बताता है कि आदमी किस तरह से अपने यहाँ अपने इनर पार्टी डेमोक्रेसी, अपने चिंतन में, देश के प्रति चिंतन में कितना फर्क आ गया। आप दूसरे राज्यों में राजनीतिक रूप से कैप्चर करने के लिए सिस्टम को आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, तो ये एक जिम्मेदार राजनीति का निशानी नहीं है इस बात। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपिल जी। कपिल जी काफी देर बोले हैं, आप मेरे को मौका दीजिए। सर क्या कह रहे हैं इंद्रकांत जी कि ऐसा कौन सा बयान दे दिया था कि आप अपने पैसे निकाल जी, आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार जवाब ले लूं। कुछ भी बोल देंगे सर, कुछ भी बोल देंगे। अरे आप इस बात को कहां कैसे मोल्ड करके देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी से अडवाणी जी को विदा कर दिया, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को विदा कर दिया, अभी हाल में गडकरी जी को, यशवंत सिन्हा जी को, यशवंत सिंह जी को, ऐसी एक पूरी की पूरी जितने भी गुणी और ध्यानी लोग थे सबको भाजपा ने विदा कर दिया। वो नहीं दिखता आपको? आपको कतई नहीं दिखेगा कि पूंजीपतियों के हाथ में देश दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन बना रखी है कि किसके विरोध में बोलना है, क्या बोलना है। अरे जिसने गलत किया होगा पार्टी वो छोड़कर गया, पार्टी से किसी को भी निकाला नहीं गया।
और आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल देंगे। आपको पूरा देश एक ही 2 या 3 पूंजीपतियों के हाथ में देते हुए दिखता नहीं है, गिरवी रखते हुए कि 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 30 साल के लिए। क्या बात कर दी आपने सर? और आप कह रहे हैं सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में क्या उदाहरण पेश किया गवर्नमेंट ने? महाराष्ट्र में, गोवा में, अभी 3 दिन पहले गोवा, 2 दिन पहले गोवा में, मध्य प्रदेश में, उससे पहले उत्तराखंड में, ये लगातार एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। भाई ईडी के ऊपर चर्चा हो रही है और सीबीआई के ऊपर चर्चा हो रही है कि ईडी और सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी ने अपने फलाने नेता को निकाल दिया। अरे निकाल दिया, उसका विषय अलग है, उस पर जिस दिन चर्चा होगी उस पर खूब बोलेंगे, लेकिन आज जिस पे चर्चा हो रही है आप उस पूरे के पूरे विषय को डाइवर्ट करके दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। व्यापम का घोटाला हुआ, उस पर फुर्सत नहीं है, येदियुरप्पा जी ने इतना कांड किया जिसके कारण से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उस पे आप पे पोरबंदर पे ड्रग्स पकड़ा गया इतने भारी संख्या में, आप उस पे बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं कपिल जी आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी, ईडी सीबीआई विपक्ष पर ही क्यों कार्रवाई कर रही है? ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ही अभी सवाल उठाया इसी मंच पर। देखिए, एक बात तो आप लॉजिकल ये देखिए, 2014 से पहले कौन सी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई होती थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई होती थी? क्या तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या अमित शाह जी ईडी और सीबीआई को कंट्रोल कर देते? नहीं। जहां चोर थे वहां कार्रवाई होती थी। आज भी जहां चोरी हो रही है, जहां चोर है वहां पे कार्रवाई हो रही है। ना भारतीय जनता पार्टी पहले कंट्रोल करती थी, ना आज करती है। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उन्होंने अपनी मानवता और जिस तरीके से उन्होंने अपनी नैतिकता का त्याग किया है, वो एक रिकॉर्ड है। जिस रिकॉर्ड से वो ऊपर आए, उसी रिकॉर्ड से वो नैतिकता में नीचे गिर गए। हर चीज में उन्होंने यू टर्न लिया है। वो कहते थे कि हम सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो नहीं लेंगे, सरकारी चीजें नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सब कुछ ले रहे हैं। गुजरात में जाके ड्रामा करते हैं कि हमें तो बैठना है, सुरक्षा नहीं चाहिए, और दिल्ली में कहते हैं हमें सुरक्षा नहीं देते। पंजाब में देखिए लाखों रुपए खर्च कर दी जाती है जब सीएम साहब वहां पे कपिल जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार बात पूरी होने दीजिए खेमचंद जी। देखिए कपिल जी झेल नहीं पा रहे हैं, वो तिलमिला रहे हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो वो झेलना मुश्किल होता है। इनका भाषण सबने सुना। आप ये बताइए, आपने अभी जो शराब में घोटाला हुआ है उसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सामने तक से आ रहे हैं 2% से 12% आपने कमीशन किया। कोई भी व्यक्ति उस लॉजिक को नहीं समझ सकता कि 2% से 12% आपने एलिमेंट वेंडर का जो कमीशन इंक्रीज किया, क्यों किया? उससे क्या फायदा होने वाला था? सीबीआई को बताना है। 330 रुपए एक्साइज का सरकार को पर बोतल मिलता था, उससे करके आप उसको कम करके 2 रुपए कर दिया। उससे सरकार को फायदा क्या होना है? 3,500 करोड़ का लगभग सीधा सीधा नुकसान उसमें हुआ है। मतलब पहले 4 लाख के आसपास बॉक्स बिकते थे शराब के दिल्ली में, अब 15 लाख बॉक्स बिके नई शराब के बाद। फिर भी घाटा क्यों? लगभग 3.25 गुना अधिक सेल हुई है। फिर घाटा कैसे हो सकता है? क्योंकि नीति ऐसे बनाई कि अपने मित्रों को रेवड़ियां बांटो और इनडायरेक्टली ब्लैक मनी के रूप में उस पैसे को ले लो। अपफ्रंट में पैसा लिया गया, उस पैसे का पंजाब और गोवा और उत्तराखंड में उपयोग किया गया। अभी लगातार लिया जा रहा है, चीजें निकल के सामने आ रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए हमसे मजबूर किया गया कि आपका जो व्हाइट कमीशन आ रहा है उसको ब्लैक में करके आप हमें दो, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को बनाए हुए हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नहीं, ये तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। दोनों ही डिपार्टमेंट में उन्होंने घोटाले किए हैं। पब्लिक डोमेन में किस तरीके से सब स्टैंडर्ड का काम स्कूल में हुआ है। एक कमरे को बनाने के लिए 33 लाख खर्चा किए हैं। आप भी मिडिल क्लास हो, हम भी मिडिल क्लास हैं। 50 गज का पूरा 4 मंजिल का मकान बन जाता है 33 लाख में, और आपका एक कमीरा बना। क्या सोना लगाया उसमें, चांदी लगाई, हीरा लगाया, मोती लगाए, क्या लगाया? उसमें केजरीवाल जैसा श्रृंगार किया कमीशन का, तो 5 लाख का कमरा 33 लाख का हो गया। हर जगह घोटाला है। डीटीसी में आप देखिए लगभग 885 करोड़ में टेंडर देते हैं 1000 बसेस का, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का टेंडर देते हैं 3,500 करोड़ का। क्यों? क्या घोटाला नहीं है ये? चलिए
ठीक है, क्या दिल्ली वाले मैं जो पैसा है उसको बर्बाद करना मैं नहीं लौटूंगा खेमचंद जी आपके पास। दिल्ली अभी में मुझे 15,000 डॉक्टर बस का साहब के बिडा पास लाना जाना था, है। अभी तो एक बस डॉक्टर भी नहीं साहब, खरीद पाए। बार बार एक सवाल और आ रहा है सामने कि विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, बीजेपी से जुड़े नेताओं पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा ईडी और सीबीआई का। ये जनता के बीच में भी एक बड़ा चर्चा का विषय है, कैसे देखते हैं आप इसको? आशीष जी, ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब सरकार को देना भी चाहिए जी। मैंने जो समझा है, हाँ। इसके दो पहलू जो हमें नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो खेमचंद जी ने अभी एक जवाब दिया, पार्शियली कम से कम वो करेक्ट है। कि देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर कोई पूछे कि थाने में जाकर के कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ ये 10 को ही चोरों को क्यों पकड़ा है, ठीक है, ये इन चोरों के बगल में रहते हैं, बाकी लोग भी, उनको क्यों नहीं पकड़ा है? तो ये कोई जो चोरी और डाके या अपराध के मामले हैं आशीष जी, इसमें कोई एक्ट ऑफ बैलेंसिंग तो नहीं होता है कि आपने मान लीजिए कि मोहल्ला ए में 5 आदमी को पकड़ा और कहा, उन 5 ने आरोप लगाया कि जी हमें बेईमानी और हमारे साथ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर पकड़ा गया है, हमारे पड़ोसी को नहीं पकड़ा गया, पड़ोसी कंप्लेनेंट है जी। तो क्या बैलेंस करने के लिए उसको भी पकड़ लिया जाए जी। दूसरा, देखिए आप आजादी के बाद से अभी तक का भी इतिहास देखें तो राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली खुले में जो पार्टियां रही हैं, उसमें एक बीजेपी आरएसएस के लोग रहे हैं जो उनके नाम समय समय बदलते रहे, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टीज रही हैं, तीसरा आप पार्टी भी राजनीतिक शुचिता की बात करके आई थी। कांग्रेस पार्टी आजादी के लड़ाई में शुचिता की बात करती थी, लेकिन आजादी के बाद भ्रष्टाचार का विरोध और आर्थिक शुचिता की बात आप उनके भाषणों में बहुत कम सुनेंगे। पूरे इतिहास को उठा के आप देख लीजिए, ठीक है। तो जब जो आर्थिक शुचिता की बात या मोरालिटी की बात करते, संघ की बात ले लीजिए, संघ की बड़ी आलोचना कई लोग करते हैं, लेकिन देखिए 2 लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे। हमने अपने पत्रकारिता के लगभग 30 साल के जीवन में आशीष जी स्वयं अध्ययन किया और देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर होते हैं, खाटी कैडर, उनको आप देखेंगे तो उनके जीवन की सादगी, ईमानदारी, बाकी सिद्धांतों की बात अलग हो सकती है, हम सहमत हो नहीं सहमत हो, उसी ढंग का संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पूरे जीवन समर्पित होकर काम करते हैं, जो उनके प्रचारक होते हैं, उनको अगर किसी पार्टी में, भाजपा में भेजा जाता है तो मोटे तौर पे, जैसे बंगारू लक्ष्मण का इन्होंने नाम दिया, तो तहलका में उनको किस तरह से ट्रैप कर करके उनको भी आपने देखा, फर्नांडिस को भी, लेकिन पकड़े गए तो चोर हैं, सजा भी हुई। लेकिन अमूमन मेरा ये कहना है, अमूमन देखिए भारतीय समाज है, समाज में अगर चोरी या मान लीजिए कि दोगलापन मोटे तौर पे अगर व्याप्त है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भाजपा में चला गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया, आप में चला गया तो उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि अमेरिका में ये हो रहा है, फ्रांस में ये हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा है। तो जो भारत के नागरिक का जो जनरल कैरेक्टर है, अगर वो देशभक्त है तो किसी भी पार्टी में तो देशभक्त होगा। अगर उसमें दोगलेपन का चरित्र आ गया है कहीं से ऐतिहासिक रूप से, तो वो कहीं भी रहेगा तो होगा। अकबर के समय में भी था और आज भी है। अब इसलिए बहुत मोटे तौर पर, बड़े पैमाने पर अगर कांग्रेस और पार्टी में भ्रष्ट पकड़े जा रहे हैं तो भाजपा और आरएसएस में पकड़े जाए, कम्युनिस्ट पार्टी में पकड़े जाए, ये कोई तर्क नहीं है। ठीक है, तर्क एक है जिसको मैं मानता हूं कि अच्छा तर्क है, जो कपिल जी ने उठाया कि आज अगर किसी पे आप कार्रवाई कर रहे हैं और कल वो आपकी पार्टी में आ जाता है तो उसकी कार्रवाई अगर ठंडे बस्ते में चली जाती है, नहीं की जाती है, तो इसका जवाब तो भाजपा और उसके नेतृत्व को देना पड़ेगा। ये बिल्कुल जायज सवाल है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कपिल जी, आज जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने ये बार बार कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए देश को डराया जा रहा है, सबके ऊपर सीबीआई और ईडी को लगा दिया गया है और जबरदस्ती दुखी करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था, लेकिन एक मेरा सवाल ये आपसे मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब हम गलत नहीं है तो डर काहे का? आशीष भाई, बिठा देने दीजिए, सीबीआई लगा दें, ईडी लगा दें, अगर हम गलत ही नहीं है तो डर काहे का? बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ,
जब डर नहीं, जब किसी प्रकार का डर नहीं तो आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन छापा पड़ता है पूरे देश में, हम लोगों ने तो स्वागत किया था, अच्छा कर लीजिए जांच करके जी। जो कुछ मिला वो सबके सामने, क्या मिला जी। ये बड़ा आरोप लगा रहे थे कि अभी बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे कि वो कमरा बनाने में ये घोटाला हो गया। अरे आपने अगर कुछ कर दिया होता, उत्तर प्रदेश में आ जाओ आपके कमरे दिख जाएंगे, गुजरात में चले जाओ आपके कमरे दिख जाएंगे। हमने कतई इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन सीबीआई और ईडी के बहाने से जो समय बर्बाद करा जाता है वह प्रश्न, अभी पत्रकार साथी मित्र ने अभी आपके एक बात को बहुत प्रमुखता के संग कहा, जो भाजपा ज्वाइन कर गया उसकी जांच ठंडे बस्ते में क्यों? पवार जी के भतीजे थे क्या भांजे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने चले थे कि आओ आपको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, सारी जांच खत्म। उनके ऊपर उससे पहले दुनिया भर के केस थे, राणे साहब पे थे और तमाम लोगों पे रहे, वो सारे के सारे केस गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी अच्छी सी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, इधर से आइए उधर से निकल के जाइए, दूध के धुले हो जाए। मैं छोटे छोटे आरोप बता रहा हूं दोबारा से, भाई सतपाल मलिक जी तो महामहिम राज्यपाल हैं, उनकी बात को वो स्टिंग थोड़ी ना, उन्होंने तो अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आरोप लगाया। अब आरोप की जांच करनी है, महामहिम राज्यपाल एक बात को जिम्मेदारी से कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, आप जांच नहीं कर पाते। इनको बड़ा स्टिंग का शौक है और झूठे शौक अपने पूरे करके तुरंत चैनल पे आ जाते हैं। अभी आरोप लगा रहे थे कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, कितने परसेंट। ये झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट, पूरे दिन इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप। एक सांसद कहते हैं इतने करोड़ का घोटाला, 144 नहीं 8,000 का, अभी 3,000 करोड़ का नहीं 2,000। वही तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूछ लिया कि भाई कितना घोटाला हुआ, पहले कंफर्म तो कर लो, घर में 4 5 6 10 बैठ के। वो कंफर्मेशन नहीं, सीबीआई की एफआईआर में 1 करोड़ का घोटाला। आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए और चाहिए, जांच करनी है। जांच में रोक कौन रहा है? जांच में बाधा नहीं बन रहे हैं, जांच का तो स्वागत कर रहे हैं, जांच करिए ना, लेकिन जांच के बहाने समय बर्बाद करना, और वो भी जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की अच्छी खासी योजनाओं को, मोहल्ला क्लिनिकों को बर्बाद करने की योजना, इनका तो विरोध होगा सर लोकतंत्र में। और अगर समय बर्बाद करने की योजना बनाई जाएंगी तो विरोध लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ठीक करा जाएगा, और उसको हम कर भी रहे हैं। एक बात और बताना चाहता था, बताइए जी। विशेष रूप से ये सारी नाटक हो क्यों रहे, दूसरों पे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी में। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक वो है मंत्री जी, उन्होंने एक बैठे ठाले एक बात कह दी, राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद जी की उसमें नहीं गए, मेरी बेटी गोवा पढ़ने जाती थी। दिल्ली छोड़कर कौन गोवा पढ़ने जाता है? जब उसके वीडियो आए, नहीं, अब 15-15 दिन तक गायब। तो झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी भारतीय जनता पार्टी ने, और ये सारा काम सिर्फ इसलिए कर रखा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों, युवाओं के और मजदूरों के विषयों से डाइवर्ट करने के लिए उस पे बात नहीं करेंगे। महंगाई क्यों हो रही है, सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, नहीं सस्ता बोल रहे हैं, उनको सस्ता दे रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं आऊंगा आप कपिल जी, अब आपके पास जवाब ले लेता हूं खेमचंद जी से। खेमचंद जी, वाकई कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास, जिक्र कर रहे हैं कपिल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रीति है, नीति है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति माननी पड़ती है, परंपरा माननी पड़ती है, यहाँ का डिसिप्लिन मानना पड़ता है। जब भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, और जब इस तरीके से चलेगा तो व्यक्ति गलतियां नहीं कर सकता जी। अब ये बात करते हैं स्टिंग की। केजरीवाल जी स्टिंग मास्टर थे, उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया, उन्होंने पंजाब में प्रचार किया। अगर कोई गलत करता है, करप्शन करता है, कहीं भी पैसा लेता है, कमीशन लेता है, आप उसका वीडियो बना लो, मैं कार्रवाई करूंगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा। अब जब वीडियो आ रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12% कमीशन में से 6% कमीशन जो आपके मंत्री हैं, शराब मंत्री माननीय सिसोदिया जी के पास आता था, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? साफ साफ दिख रहा है। इस तरीके से ज्यादातर लोगों को बाहर करने के लिए ब्रिड से आप लोगों ने उस तरीके का क्राइटेरिया सेट किया, एडवांस में पैसे लिए, ब्लैक को व्हाइट किया, व्हाइट को ब्लैक किया, क्यों बाहर नहीं करते? स्टिंग आ रहे हैं, आप बताओ ना। और दूसरा, खुद ही सर्टिफिकेट दे दे तो हम तो ईमानदार हैं, हमारे खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है। अरे महीनों से जेल में पड़ा हुआ मंत्री, अगर कुछ नहीं होता तो कोर्ट उनको जमानत दे चुकी होती।
हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है और उनको जेल में डाले रखेंगे। क्यों रखेंगे? अरे वो जेल में है क्योंकि उनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, सीरियस फैक्ट्स फिगर्स हैं और कोर्ट मानती है कि उनको अभी रिलीज नहीं करना चाहिए। वैसे ही मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जोरदार तरीके से सबूत है, पब्लिक सबूत है, करप्शन हुआ है, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता भी मानने लग गए, मुख्यमंत्री भी मानने लग गए। अब वो पूछ रहे हैं कि फिगर क्या है, फिगर लोगों के सामने आ रही है और सीबीआई और ईडी इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी के बाद जब डिटेल चार्जशीट दायर होगी सब कुछ सामने आ जाएगा। आप सब बर्बाद कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप सीबीआई के स्पोक पर्सन बन जाते हैं और कहते हैं देखिए कुछ मिला ही नहीं, मनीष सिसोदिया जी के घर मिला ही नहीं। अरे वो इतने छोटे स्तर के चोर थोड़ी है, वो बड़े स्तर के चोर हैं। चोरी करी और पैसा ठिकाने लगा दिया, अपने घर में थोड़ी रखेंगे, अपने लॉकर में थोड़ी रखेंगे। लेकिन हर चोर निशानी छोड़ के जाता है, इन चोरों ने भी निशानी छोड़ी है और वो फैक्ट्स और फिगर लिंक हो रहे हैं। अब जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, जगह जगह जो शराब के घोटाले में अन्य लोग शामिल हैं उनके यहाँ पे छापेमारी हो रही है, सब पता लग जाएगा। उन्होंने पैसा लिया, पैसा उनके पास आया, बैंक से पैसा निकला, कहाँ गया, किसको दिया, कब दिया, क्यों नहीं दिया, सब डिटेल चार्जशीट में आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। और जो मनीष सिसोदिया जी अपने आप को जो कट्टरवादी ईमानदार कह रहे हैं, सबको पता चल जाएगा ये कट्टरवादी भ्रष्टाचारी। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप राहुल गांधी जी के साथ कदम चाल मिला के चलिए, आप ही उनके साथ यात्रा करिए, केजरीवाल जी को भेज दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। आप पढ़ाई करिए क्योंकि आपका पूर्ण रूप से कांग्रेसीकरण हो चुका है। ठीक है, आपने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया करप्शन में। ठीक है खेमचंद जी, अभी मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है, मक्कारी में, खेमचंद जी प्रचार करने में आप लोग मस्त हो। मैं आऊंगा आपके पास, झूठ बोलने की ट्रेनिंग। कपिल जी मैं आऊंगा आपके पास भी, मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। डॉक्टर साहब, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता आ रहा है और यूं कह लीजिए कि शायद चलता रहेगा, क्योंकि राजनीति है और जब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे तो राजनीति क्या होगी। मुद्दा ये है, या यूं कह लीजिए सवाल ये है कि क्या वाकई में आरोप प्रत्यारोप के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। बीजेपी जिस तरीके से अभी कपिल जी कह रहे थे कि महंगाई का मुद्दा हो गया, भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे मुद्दे हो गए, इन सब से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जा रहा है ईडी सीबीआई के माध्यम से, या यूं कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी भी जो अपने असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ऐसी चर्चाएं तो नहीं कर रही बार बार। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जी आशीष जी, मैं पहले महंगाई पे थोड़ी बात करूंगा जी, 2-3 उदाहरण दूंगा। किसी को अच्छा किसी को बुरा लग सकता है जी, क्योंकि इन चर्चाओं पे मैं कई जगह पे बात करता हूँ, कई सेमिनार्स में, कई टीवी चैनल्स पे। देखिए, लोगों के, आम लोगों की जो नीड की चीजें होती हैं, 2002 में, 2005 में, 2010 में दाल की कीमत अरहर की क्या थी और आज क्या है। महंगाई है, लेकिन जिस तरह से लांछन या आरोप लगाने का प्रयास किया जाता है एक तरफा, वो भी कोविड के, जब राज्य सरकार के चलाने की बात आती है तब सारी राज्य सरकारें आप देखेंगे कहती हैं कि हम 2 साल के कोविड के पीरियड में थे, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, इस काम में देरी हो गया, ये महंगा हो गया। क्या केंद्र सरकार के लिए कोई समस्या नहीं थी जो पूरे देश की व्यवस्था को देख रही है? चीनी का दाम देख लीजिए, मैंने स्वयं 2012-13 में 50 रुपए किलो चीनी खरीदी है। ठीक है। और 40 रुपए किलो खरीद रहा था 2 साल से, अभी 6 महीने से बढ़ करके 42-43 रुपए किलो हो गए। तो दाम तो आधे हो गए मुद्रास्फीति के हिसाब से। लेकिन सब चीजों में ऐसा नहीं है। देखिए, आटे में, चावल में रिसेंटली दाम बढ़े हैं। जो सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है वो पेट्रोलियम पदार्थों में या पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी चीजों में और उसके साथ में खाद्य तेलों में हुआ है। दोनों के कुछ कारण हैं। एक का इंटरनेशनल कारण मैं मानता हूं, विपक्षी दल निश्चित तौर पे नहीं मानेंगे क्योंकि उनको आरोप की राजनीति करनी है, उसके इंटरनेशनल रीजन है। लेकिन खाद्य तेल में दाम का बढ़ना एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है सरकार की, मेरा ये मानना है। उसके बहुत से अंदर के गुणागणित हो सकते हैं कि हमारी यहाँ कमी हो गई, हमने कुछ पॉलिसी चेंज की जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई तो यूपीए 1 और यूपीए 2 अगर पिछले 20 साल 22 साल का शासन देखें उसमें महंगाई का, मुद्रास्फीति का दर क्या था और इस एनडीए के जो मोदी 1 और मोदी 2 है
इसमें मुद्रास्फीति की दर क्या डॉक्टर है। साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि क्या वाकई में ईडी सीबीआई का ये जो ताना है केजरीवाल साहब का केंद्र पर निशाना है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे महंगाई के ऊपर, लेकिन क्या सवाल मैं वही दोहरा दे रहा हूं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, मैं जो बात कह रहा था जी, एक बात और कह करके सीधे आपके सवाल पे आऊंगा जी। अभी अपने जवाब में मेरे जो हमने सवाल उठाए थे आम आदमी पार्टी के बेसिक पॉलिटिक्स के बारे में, जी। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कपिल जी ने कि देखिए ये चर्चा किस पे होनी थी, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर, और किस तरह से आम आदमी पार्टी ने किसको निकाला किसको अंदर किया, इस पे चर्चा घुमा कर ले गए दीक्षित जी। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला सवाल आपने कपिल जी से किया था, तो कपिल जी ने क्या कहा, मैंने नोट किया इसीलिए, कि तानाशाही की बेड़ियों में लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसीलिए मैंने बात कही थी कि तानाशाही पार्टी के अंदर कहाँ है जी। लोकतंत्र पार्टी के अंदर होगा तभी वो लोकतंत्र जनता तक और सत्ता में भी, शासन में भी आएगा। इसलिए मैंने वो सिर्फ उदाहरण दिए थे। ठीक है। अब देखिए, ईडी और सीबीआई की जो बात है, राजनीति करने में जितनी महारत भाजपा को है उससे कम महारत आपको नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आपके टीवी चैनल्स पे डिबेट करने के लिए जितने अच्छे प्रवक्ता आपके आते हैं, उतना इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का क्लेम करने वाली भाजपा के पास नहीं है। आप ये स्वयं किसी भी चैनल्स को किसी दिन स्वैप करके देख लीजिए, एक से एक धुरंधर प्रवक्ता चीजों को कैसे रखना है, कैसे करना है, वो आप है जी। और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता कई आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास न फैक्ट्स होगा, न फिगर होगा, न तर्क संगत बात करने का तरीका होगा। फिर भी चीजें बहुत सुधरी हैं, लेकिन आप में जितने अच्छे प्रवक्ता है, एक छोटी सी नई पार्टी होते हुए भी ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी की जीत है। और जहां तक सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की बात है, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप मैंने कहा देश की आजादी के बाद से लगते रहे हैं। ठीक है। और अभी भी लग रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। और पुलिस और सीबीआई, देखिए सीबीआई जिस दिन आपके पास होगी उसका नमूना पेश किया था आपने पंजाब में सरकार बनाने के बाद। किस तरह से एक केजरीवाल जी का पर्सनली आलोचना करने वाला भाजपा का नेता, जो कि बहुत बड़ा नेता नहीं था, उसको गिरफ्तार करने के लिए रातों रात पंजाब की पुलिस ने किस तरह से उसके घर में रेड किया जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जा रहा। उससे एक्सपोज हो गया कि सिस्टम का दुरुपयोग करने में और उपयोग करने में कौन कितना महारथी है, कौन कितना नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं किसका उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए जिसके हाथ में कहते हैं ना कि सीबीआई ईडी नहीं है, वो आरोप लगाएगा। जिसके हाथ में था कांग्रेस के, उसने क्या किया ये इतिहास गवाह है। और जिसके पास अभी आने की संभावना है आने वाले समय में, वो क्या करेगा, उसके पार्टी की इनर डेमोक्रेसी बताती है कि आगे क्या हो सकता है। जी ठीक है। खेमचंद जी, आपके पास आऊंगा सीधा। सवाल एक है और महत्वपूर्ण सवाल है। भाजपा की केंद्र में सरकार है, लगातार पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस ले लीजिए, तृणमूल ले लीजिए, कोई भी आप पार्टी ले लीजिए, वो लगातार एक आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप यही है आज के दिन कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विरोधी दल के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस पर लगातार जवाब दे रही है, सफाई दे रही है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इस तरह का डाटा पब्लिक डोमेन में लाया जाए जिससे स्पष्ट हो सके कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक सवाल अभी चर्चा की शुरुआत में कपिल जी ने भी कहा था कि पिछले 5 साल में कितने नेताओं को नोटिस दिए गए, उनमें से कितने बीजेपी में आ गए और उनके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इससे स्थिति को स्पष्ट करने की शायद आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी है समय के हिसाब से? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबके पास
बहुत बड़ी फौज है वकीलों की। अगर किसी भी नेता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ इनके पास फैक्ट्स हैं, कोई भी साक्ष्य हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये उसके खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर ले सकते हैं और इंक्वायरी होगी। नोबडी कैन स्टॉप। अब यहाँ पे एजेंसी सीधा सीधा चोरी दिख रही है। शराब में बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है। बस खरीदने में इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। 3,500 करोड़ का इन्होंने टेंडर सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जारी कर दिया। तो वहां पे तो जांच होगी और वहां कमेटी बिठाई गई। कमेटी ने रिकमेंड किया तो एलजी साहब ने उसको सीबीआई को सौंप दिया। अब ये 5-6 लाख के कमरे को 33 लाख में बनाएंगे और फिर ये कहेंगे हमारे खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा। अगर इनके पास किसी भी हमारे नेता के खिलाफ साक्ष्य हैं तो आप आइए सामने, आप प्रस्तुत करिए, आप कोर्ट में जाइए। ये नहीं होगा कि आरोप लगाए और भाग गए। पहले भी आपने माफी मांगी, पहले भी लिखित में आपने माफी मांगी। आप पे कौन भी विश्वास कर सकता है? साक्ष्य है, रिकॉर्ड पे दिखाइए, उसको प्रस्तुत करिए, कोर्ट में जाइए, आप लिटिगेशन में जाइए, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि इनके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन रोकता है आपको? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं जवाब ले लेता हूँ कपिल जी। और जो आप पे गंभीर आरोप लगे हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपके घर वालों का पैसा है जो आपने 5-6 लाख का कमरा 33 लाख में बनाया? क्यों बनाया? और वो भी सब स्टैंडर्ड का काम किया। आप ही के शिक्षा मंत्री के मंत्रालय से एक चिट्ठी लिखी जाती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं खेमचंद जी। कपिल जी से जवाब ले लेता हूँ। कपिल जी, खेमचंद जी कह रहे हैं कि अगर कोई साक्ष्य हैं तो आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए, मॉडल है वो कोर्ट में आप चले जाइए। खेमचंद जी चुप होंगे तब तो बोलूंगा सर। जी कपिल जी। खेमचंद जी कह रहे हैं साक्ष्य चाहिए इनको। साक्ष्य इनको एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और 5वें दिन वो पानी में धुल गया। ये साक्ष्य है। बात नहीं कर रहे हैं। अरे जहां तक ये हम अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें जमीन धस सकती है। जमीन धसने को बारिश में कौन रोकता है? क्या वो पूरा एक्सपेरिमेंट चला गया? क्या उसमें आधा किलोमीटर का बहुत बड़ा कोई पैच चला गया? छोटे पैच में कहीं दिक्कत आ सकती है। खेमचंद जी रुक जाइए, मेरे को जवाब ले लेने दीजिए कपिल जी से, क्योंकि समय का अभाव है। कपिल जी आप बात पूरी कीजिए। झूठ बोलने की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने फैक्ट्री लगा रखी है। अनर्गल आरोप पहले सवाल करिए, शराब घोटाले में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्यालय से होगी, घोटाले में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आप ये बताइए, दंगाई आपकी पार्टी में नेता क्यों है? ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, कपिल जी फाइनल कमेंट दे दीजिए 30 सेकंड में। बस 2 मिनट में, आधा मिनट, 30 सेकंड में, जल्दी से, समय का अभाव है। ये जितने भी झूठे आरोप लगाते हैं उनके आरोपों पे कोई भी बेबुनियाद बात करते हैं। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कोई महंगाई नहीं। डॉक्टर साहब कौन से जमाने में जी रहे हैं? खाद्यान्न तेल दुगने रेट पे हो गया, गैस पेट्रोल डीजल। ठीक है खेमचंद जी, जल्दी से 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। खेमचंद जी केवल ध्यान बटाने वाली बात। ठीक है कपिल जी, खेमचंद जी जल्दी से 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। किसानों से माफी बच नहीं पाएंगे। उन्होंने चारों ओर अपने यहाँ पे जो चोर रखे हुए हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, दोनों हाथों से दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। और केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट अब चल नहीं पाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब 30 सेकंड में जल्दी से, कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से डॉक्टर साहब पड़ेगी। एक मंत्री जेल में। ठीक है खेमचंद जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब जल्दी से, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, सात को 8 नहीं। सब लोग अपने अपने अखाड़े में अपने तीर चला रहे हैं, अपने दांव चल रहे हैं। जनता सब जानती है। ठीक है, और चुनाव में जनता बता देगी कि किसकी बात में कितनी सच्चाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि वाकई में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये जनता जनार्दन तय करेगी। मेरे साथ आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।